नमस्कार, मैं रिचा। आप देख रहे हैं डीडी बिहार का कार्यक्रम उड़ान। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपके सपनों को नई उड़ान दे सके। तो जो आज हमारे साथ युवा प्रतिभा मौजूद हैं, वो भी इस मॉडर्न दौर में अपने सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज जो हमारे युवा दो प्रतिभा मौजूद हैं, उनमें एक मेल हैं, एक फीमेल हैं। दोनों ही का फील्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो जैसा कि एक रूल है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो उनसे मिलाने से पहले मैं उनके बारे में चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि आपने ओम शांति ओम की एक फ़िल्म तो ज़रूर देखी होगी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाए। तो और जब बात बिहारियों की हो, तो वो तो एक बार कोई चीज़ ठान लें तो उसे किए बिना दम ही नहीं लेते। तो आइए चलिए उसी के साथ आपको मिलाते हैं तनिष्का शर्मा से, मिस टीन अर्थ इंडिया 2024। तनिष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम उड़ान में, और बहुत बहुत बधाई आपको इस टाइटल को जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। तो तनिष्का, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस की, तो मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहते हैं कि ये सपना जो है, ये आपका अपना है या आपके पेरेंट्स का ये सपना है? ये सपना मेरा खुद का है। मतलब बचपन से ही मेरे को फ़िल्म इंडस्ट्री एंड मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। एंड मुझे पहले पता नहीं था कि कैसे शुरुआत करनी है, बट धीरे धीरे ऑनलाइन, थैंक्स टू द ऑनलाइन वर्ल्ड, कि मेरे को पता चला कि इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। एंड सपना तो मेरा खुद का है, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, उनके बिना ये नहीं पूरा हो पाता। फैमिली के बिना तो कोई भी सपना पूरा करना ही मुश्किल है जी। तो ये मतलब पूरी तरह से आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहा है थ्रू आउट द जर्नी? थ्रू आउट द जर्नी मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा है। एंड कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी थे जो जीतते हैं, उसके बाद फैमिली का सपोर्ट मिलता है उनको। एंड जब सपोर्ट की ज़रूरत रहती है तब नहीं मिलता है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए था सपोर्ट, तब भी मिला, एंड जीतने के बाद भी मिल रहा है। तो तनिष्का, जैसे बहुत से हमारे युवा दर्शक जो हैं वो ब्यूटी पेजेंट्स में जाना तो ज़रूर चाहते हैं, पर उनको लगता है कि नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो एक सर्टेन टाइप से चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता। तो इसके लिए बहुत सारी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपने किया है तो आपको पता ही है। तो मतलब ग्रूमिंग का कितना रोल है ब्यूटी पेजेंट्स को जीतने में या उसमें पार्ट लेने में? ग्रूमिंग का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इवन मैंने भी पुणे जाके, रितिका रामत्री मैम, वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पैजेंट कोचेज़ हैं, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। एंड ऑल थैंक्स टू हर, बिकॉज उसके पहले मेरे को बहुत चीज़ें जो ऐसी थी मेरे को मालूम नहीं थी, वहाँ जाने के बाद सब पता चल गया। एंड आई बिलीव कि ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज एक टीचर जो 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो वो आपको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एंड उनका मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो आपको ऐसे, मतलब अगर डांटती भी हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए डांट रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि बच्चे को बुरा लग रहा है या क्या। तो मतलब ग्रूमिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मतलब इसके लिए भी आपको एक गुरु चाहिए जो आपको उस तरह से वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखा सके। तो जैसे हम लोग अभी ग्रूमिंग की बात कर रहे थे, ब्यूटी पेजेंट्स की बात कर रहे थे, तो इसका प्रोसेस आप बताइए कि कितना लंबा रहता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन हमें पता चलता है कि अच्छा ये विनर है, पर विनर बनने से पहले की जर्नी कब स्टार्ट होती है, उसका प्रोसेस कितना लंबा है, ये भी आप थोड़ा बहुत बताइए। जो जर्नी है वो तो बहुत लंबी है, बिकॉज कुछ कंटेस्टेंट्स 3 साल 4 साल मेहनत करके आते हैं, फिर ऑडिशंस में उनका क्लियर होता है, तो वो हर पे डिपेंड करता है। जैसे ये मेरा पहला पैजेंट था एंड मैं इसी में जीती, तो लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स हैं वो तीसरी चौथी बार में जीतते हैं, तो कुछ की जर्नी और लंबी होती है। बट मेरा टोटल ये जो जर्नी था वो पूरा वन ईयर का था, जिसमें जब मैं सेलेक्ट हुई थी तो वहाँ से लेके पूरा मतलब फाइनल राउंड तक पूरी मेरी जर्नी जो रही है, उसमें मतलब चाहे वो वेट लॉस करना हो या फिर पूरा पैजेंट के लिए तैयारी करना हो, तो वो जर्नी बहुत बड़ी थी मेरी। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ दोज जो कि मतलब हारते नहीं हैं फिर भी आते हैं हर बार, तो उनकी जर्नी तो और बड़ी रहती है। तो मतलब आप भी ऐसा मानती हैं या आपका ऐसा कहना है कि ब्यूटी पेजेंट्स में भले कोई जीते या ना जीते, पर उनकी ग्रूमिंग जो होती है वो उनको लाइफ लॉन्ग जो है वो काम आती है हर सेक्टर में? तो बहुत सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो जैसे मतलब जीतने के एम से ही नहीं आते, बहुत सारे आते हैं कि उनको मतलब लाइफ में ये जो ग्रूमिंग है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, वो उनको हेल्प करे आगे, तो बहुत वो मोटिव से भी आते हैं। वो बहुत सही है, क्योंकि पैजेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है, चाहे वो आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो या फिर आपको हाउ टू मतलब मेंटेन योर सेल्फ इन द पब्लिक, कुछ भी हो, वो बहुत तरीके से आपको ग्रूम करता है। हाँ, क्योंकि हर सेक्टर में आजकल लोगों को चाहिए कि अच्छी पर्सनालिटी हो, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, पर कोई ग्रूम नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये भी अच्छा है कि
जो मतलब आगे इसमें नहीं भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ग्रूमिंग सेशन की तरह जी है। बिल्कुल। तो मतलब मैंने आपके कुछ काफ़ी सारे वीडियोस या इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो उसमें आपको मैंने देखा है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं। पहले तो आप अपनी एज बताइए। रिसेंटली अभी मैं 16 टर्न की हुई हूँ, लेकिन जब मैं जीती थी देन आई वाज जस्ट 15। ओके, तो आपने 15 इयर्स में आपने एक क्राउन जीत लिया है। जी। तो मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस का जो पावर हाउस है वो कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस का पावर हाउस आई मीन बचपन से ही मैं जितने भी स्कूल इवेंट्स थे मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, एंड मेरे को स्टेज फियर ऐसा कभी रहा नहीं है। Okay. लोगों से मिलने में डर नहीं रहा है मेरे को, मतलब मैं बहुत आउटगोइंग पर्सन हूँ एंड मैं लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही रहा, बट स्टिल वो एक स्टेज जो था वो बहुत बड़ा स्टेज था एंड वहाँ जाने के लिए ही लोगों को करेज चाहिए होता है। तो वो मतलब आते आते बचपन से सीखते सीखते वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। ओके, तो मतलब एक बात बताइए, आपको तो चलिए आप बाय बॉर्न इतनी कॉन्फिडेंट है, पर जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनमें जिससे उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मतलब वो भी एक स्टेज पे खड़े होके बोल सकें तो उनमें कॉन्फिडेंस वैसा रहे? जैसे अगर आप स्कूल गोइंग है, जैसे मेरा टीन पैजेंट था, लेकिन अगर मिस पैजेंट में तो अगर आप चाहे तो मतलब बहुत सारे यूएन मॉडल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे डिबेट में, तो उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होगी। बहुत सारे मतलब स्टेट लेवल छोटे कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करके मेन में पार्टिसिपेट करें, तो वो भी एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ओके, तो तनिषा जैसे कि मॉडलिंग होता है या ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं तो उसका एक सोसाइटी पे भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपके हिसाब से क्या इफ़ेक्ट डालता है ये ब्यूटी पेजेंट्स या मॉडलिंग्स? हर एक ब्यूटी पैजेंट में एक ब्यूटी विद अ पर्पस होता है, जिसमें हर एक कंटेस्टेंट को अपना मतलब क्या भी जो भी वो एडवोकेट कर रहे हैं उसके बारे में बताना होता है। जैसे मेरे टाइम पे मेरा जो कॉज था दैट वाज एनिमल वेलफेयर के लिए एंड अगेंस्ट एनिमल अब्यूज़। तो जैसे हर एक कंटेस्टेंट किसी का चाइल्ड लेबर पे था, किसी का एजुकेशन को लेके था, तो हर एक का अपना कॉज होता है एंड वो उस कॉज के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड रेज करते हैं ताकि मतलब बच्चों को हेल्प, जो भी वो करना चाहें उसमें हेल्प हो। तो मतलब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ये मैसेज भी जाता है, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट्स को लोग देखते हैं कि सिर्फ फैशन है ये, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल्सो ब्यूटी विद अ पर्पस। एंड हमेशा जो भी ब्यूटी पैजेंट्स के विनर होते हैं वो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कि ये जब जीते तो इनका जो पर्पस है वो कहीं छुपे ना और ये उस कॉज पे कंटिन्यू करे काम करना। तो ब्यूटी पेजेंट्स का भी अपना एक पर्पस होता है कि चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो या कोई भी एक नेचुरल कॉज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उनका एक पर्पस होता है कि ऐसे इंसान को ये पेजेंट मिलना चाहिए जो इसके लिए आगे चल के काम करे, ना कि सिर्फ क्राउन पहन के बैठ जाए। ओके, ठीक है। तो जैसे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उसका कल्चर एंड कस्टम्स पे भी काफ़ी सारा इफेक्ट्स पड़ता है, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा इफेक्ट पड़ता है कल्चर और कस्टम पे? जैसे मेरा जो नेशनल पैजेंट था उसमें एक राउंड है, इवन इनफैक्ट हर एक पैजेंट में होता है नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जिसमें आप अपने स्टेट, अपने कंट्री, अगर आप इंटरनेशनल्स में हैं तो अपने कंट्री का रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर नेशनल्स में हैं तो अपने स्टेट का। तो उसमें मेरा एक राउंड वो जो राउंड था उसमें मैंने छठ पूजा को रिप्रेजेंट किया था एंड वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एक एक चीज़ें रिप्रेजेंट की थी और उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो मतलब बहुत लोगों के दिल पे मतलब हार्ट टचिंग था वो। एंड उसका मैंने जो क्लिप था वो अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था एंड वो अराउंड 3 मिलियन प्लस व्यूज़ चला गया है। तो दिस शोज़ कि मतलब कितने लोग अपने कल्चर से रूटेड हैं, कितनों को ये अच्छा लगता है। तो ब्यूटी पैजेंट ये भी प्रमोट करती है। तो जहाँ पे बात लड़कियों की हो और उनकी फेवरेट ड्रेस की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपकी एक विनिंग जर्नी तक आपकी कौन सी एक फेवरेट ड्रेस रही जो मतलब आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? अगर वैसी ड्रेस की बात करें तो मेरे 2 ड्रेसेस बहुत फेवरेट थे। एक जो कि मेरा सैशिंग सेरेमनी का ड्रेस था जिसमें मैं एज द फाइनलिस्ट सैश हुई थी, तो दैट वाज अ रेड गाउन एंड रेड मेरे मतलब फेस एंड बॉडी पे बहुत खिलता है, तो दैट वाज माय फेवरेट गाउन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो विनिंग गाउन था दैट विल बी माय फेवरेट टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, बिकॉज वो मेरा लकी गाउन भी है क्योंकि उसमें मैंने विन किया। तो ये 2 गाउन्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। बिल्कुल। तो तनीषा आज तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, नहीं तो बहुत लंबी बात चलती। तो दर्शकों अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से आपको ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, तब तक बने रहिए डीडी बिहार के साथ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ
डीडी बिहार पर। तो दर्शकों, हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद और हमारी जो चर्चा है वो तनिष्का के साथ जारी है। और आप जो तनिष्का है वो आप ये बात बताइए कि जैसे पेजेंट्स जो हैं इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में जो आपकी एक स्पेशल कोई लर्निंग होगी, कुछ हम कहीं भी पहुँचे हम उससे कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर सीखते हैं, तो आपकी एक स्पेशल लर्निंग क्या रही? एक लर्निंग जो कि मैं हमेशा मेरे साथ मेरे थ्रू आउट द लाइफ स्टिक रहेगी, वो है कि मतलब नेवर गिव अप। आई मीन अगर कुछ भी आपका कोई भी ऑब्स्टैकल आता है, अगर आप कभी गिर भी जाते हैं, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है। वो एक पीरियड आता है जब आप ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप टाइम लीजिए, समझिए चीज़ों को, बट कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेरे पूरे 1 साल की जर्नी में से काफ़ी सारे मतलब बार आए थे टाइम कि मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट वो मतलब एक है ना मेरे में सेल्फ पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की नहीं हो जाएगा, तो वो एक सेल्फ बिलीव मेरे थ्रू आउट रहा है एंड वही मेरे को हेल्प किया है कि नेवर गिव अप, एंड वो बहुत बड़ा रोल जी बिल्कुल, नेवर गिव अप। मतलब अगर हम लोग गिव अप कर देंगे तो फिर हम वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे युवा हैं या लड़कियाँ हैं, तो उनमें क्या एक पॉइंट लैक करता है कि वो आगे बढ़ने में कहीं कुछ उनको रोकता हो, ऑब्स्टिकल ऐसा? ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उनको रोकती है आगे किसी भी फील्ड में बढ़ने से, चाहे वो पैजेंट्री हो, डॉक्टर में जो भी उनको बनना हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंड एक लाइन है जो कि भगवत गीता में भी है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है उसका टेंशन क्यों लेना है आपको। तो ये सबको मैं बोलना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग नहीं करिए, जो आपका गोल है उसके टुवर्ड्स बस आप काम करिए एंड गिव अप मत करिए। बिल्कुल, क्योंकि हम मतलब वही बात है फिर से कि अगर हम खुद से ही सब चीज़ें जज करने लगें तो फिर लोगों को भी जज करने का मौका हम देंगे ही नहीं। और इसी जजमेंट से मुझे एक और ख्याल आ रहा है कि जैसे हम ओवर जजमेंट खुद से ही कर देते हैं कि हम यहाँ ये अच्छे नहीं लग रहे, हम ये अच्छा नहीं कर रहे, तो उस पर आपको क्या लगता है कि हम मतलब ब्यूटी पेजेंट्स में बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मैं भी पार्ट ले सकती हूँ, पर फिर सोचते नहीं, खुद से ही जज कर लेते हैं कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो फिर ये जो ओवर जजमेंट है खुद के लिए, ये आपको कितना रोकता है और इसको आप कैसे मतलब कम कर सकते हैं कि खुद को इतना जज ना करें? मेरे इस पैजेंट में देयर वाज दिस गर्ल जो कि मतलब हाइट में बहुत छोटी थी, अराउंड 4'11" या 10 हाइट था उनका। लास्ट टाइम उन्होंने इसलिए अप्लाई नहीं किया बिकॉज शी थॉट कि ब्यूटी पैजेंट्स में हाइट बहुत मैटर करता है, एंड दिस टाइम शी अप्लाइड एंड लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला उन्हें बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस से वो आई, एंड उनका डांस, शी गॉट बेस्ट इन टैलेंट राउंड, एंड उनका डांस बहुत अच्छा था, शिव तांडव किया था उन्होंने। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब वो आ सकती हैं जो कि मतलब अपना सेल्फ जो भी डाउट था वो मतलब तोड़ के, तो आई मीन मतलब आपको भी आना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ऐसा कुछ जजमेंटल नहीं, सब एक अपने में यूनिक है, एंड क्रिएटिविटी इस फील्ड में बहुत अप्रिशिएट की जाती है। तो आपको ये डरना नहीं है कि आप इसके तरह हैं वैसे हैं, मतलब आप स्टैंडर्ड्स नहीं मैच करें, उसका कोई भी आपको डर नहीं होना चाहिए। आप जैसे हैं आप ब्यूटीफुल हैं, इसलिए बिल्कुल जैसे हैं आप वैसे ब्यूटीफुल हैं। तो तनिष्का, जाते जाते आप एक जो मैसेज है हमारे युवाओं को अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? मैं एक बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं वो चीज़ें करना चाहते हैं बट करते नहीं हैं, इसलिए आपका जो भी गोल है, आपका जो भी सपना है, उसके टुवर्ड्स आप काम करिए बिकॉज कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसीलिए हार्ड वर्क आपका रुकना नहीं चाहिए एंड बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल, हार्ड वर्क जो है वो चाबी है आपके लक्ष्य तक पहुंचने की, इसलिए जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए तब तक आप चलते रहिए, रुकिए मत, और एक ना एक दिन आपको ज़रूर अपना लक्ष्य, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो तनिष्का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी हम लोग रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे दूसरे प्रतिभागी से, तब तक हमारे साथ बने रहिए। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। तो ब्रेक के बाद हम लौट चुके हैं अपने दूसरे युवा प्रतिभा के साथ। तो जैसा कि हमने पहले से बात की, तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो दोनों प्रतिभाएं हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और बिल्कुल अलग भी हैं।
तो अब हम दूसरे प्रतिभा से जुड़ रहे हैं, तो उनके बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। उन्होंने एक्ट मतलब मॉडलिंग की है, कोरियोग्राफी की है, अभी वो डायरेक्शन FTII से उन्होंने डायरेक्शन में मास्टर्स की डिग्री भी ली हुई है। तो उनके बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अब वो खुद बताएंगे। तो चलिए आपको रूबरू कराती हूँ अमित कुमार सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अमित, जैसे मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरा नाम अमित है और मैं पटना से, बिहार से बिलोंग करता हूँ और पास्ट 30 सालों से कंटिन्यूस फील्ड में एज ए वर्क हूँ। मैं क्लास 7th और 8th से मुझे इंडस्ट्री का बहुत शौक था। आई कैन ज्वाइन एज ए डांस कोरियोग्राफी, एज ए फैशन शो और एज ए कैमरा। मतलब कैमरा मुझे बहुत पसंद था। मुझे अच्छा लगता था कि मेरा कैरियर बोर्ड के बाद मतलब सर्विस नहीं होने वाला, कैमरा होने वाला है। तो मेरा पूरा ये जो 25 से 27 साल गुजरा है अपने लाइफ में, वो टेलीविज़न देखते हुए एंड कैमरे के साथ ही गुजरा है और अभी भी इसी के लिए स्टडी जारी रहती है आगे भी। तो जैसे कि आप बहुत लंबे 30 साल के लंबे अरसे से इसमें जुड़े हुए हैं, तो जब आपने ये शुरू किया था तो उस वक्त आपका क्या मतलब उस वक्त आपने इतना अलग करियर 30 साल पहले इसको लेके इतना एक्सेप्टेंस नहीं था यहाँ पे, तो उस समय ऐसा करियर आपने इतना अलग कैसे चुना? एक्सपेक्टेशन की बात नहीं होती है। जब आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वो कर सकते हैं जी। तो जब हम लोग बाजीगर फिल्म देखते थे शाहरुख खान का, तो अपने को लगता था कि हम लोग भी कर सकते हैं। ये कहाँ शूट होता है, कैसा होता है। तो जैसे सिनेमा हम लोग सभी देखते हैं ना, तो कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कुछ लोग उसे सीखने के लिए देखते हैं। तो मेरा जो पर्सनल सिनेमा को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं फिल्में बहुत देखता था और मुझे बहुत पसंद आता था। बिल्कुल। उसके बाद जब फिल्म में जाने की बारी हुई तो बोला कि पहले क्या करना चाहिए। तो पहले कैमरे के 2 पर्सन होते, एक फ्रंट ऑफ द कैमरा, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल्स, एंड सेकंड द बिहाइंड द कैमरा, जो उनको क्रिएट करते हैं। तो उस समय जब इंडस्ट्री में इन करा तो मैंने सिर्फ फ्रंट ऑफ द कैमरा पर्सन देखा कि एक्टर कौन है, उनको कौन बना रहा है, डांसर्स कौन है, ये लोग कौन है और इसके लिए क्या करना होगा। तो मेरा पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ऐसा भागा कि पहले डांस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक्सपेक्टेशन बस सिनेमा था, मूवी। कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं कि जो पहले इंडस्ट्री में काम कर रहा था या सिनेमा में काम कर रहा था, कोई भी नहीं। सिर्फ सिनेमा में, टेलीविज़न में जो चलता था वो देखते थे, अच्छा लगता था, तो फिर बोलते कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा पूरा इंटरेस्ट ना वो मतलब टेलीविज़न की तरफ था। तो जैसे बहुत से लोगों का होता है कि फिल्मों को देख के फिल्मों में जाने का जो होता है मन करता है, तो वैसे ही आपका भी ये शुरू हुआ था कि बस देखा और फिर मन किया। तो जैसे कि आप कोरियोग्राफर भी हैं, आपने बहुत सारे गानों में कोरियोग्राफी भी की हुई है, तो जैसे जब आप सिखाते हैं कोरियोग्राफी तो आपको मतलब किस तरह से आप तालमेल बैठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है गाने से। एज ए ऑडियंस, जैसे क्या होता है ना, जब आप टीवी देखते हैं ना तो ऐसे ऑडियंस रिलेटिव करते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी लगती है, तो आपको लगता है यार इसको दोबारा देखना चाहिए। तो जब कभी हम लोग कोरियोग्राफी या कुछ भी सेट करते हैं तो एज ए ऑडियंस देखते हैं कि थ्रू द ऑडियंस के पॉइंट व्यू से ये शो कैसा लगेगा, ये ऑडियंस के पॉइंट व्यू से ये स्टेप कैसे लगेंगे ना। हम लोग आर्टिस्ट के पॉइंट व्यू से एंड जो सामने कौन है या आप हैं या कोई भी है, तो उसके पॉइंट व्यू से कोरियोग्राफी नहीं होती। कोरियोग्राफी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उसको स्क्रीनिंग कहाँ करने वाले हैं और किस ऑडियंस में जाना है। तो वो ऑडियंस सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर एज ए ऑडियंस बैठकर हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो है, जो मुझे दिख रहा है, वो अट्रैक्टिव है या उसके फ्लेवर का है कि नहीं। मतलब वो आप लोग देखते हैं कि वो एंटरटेन कर रहा है या नहीं। जैसे आप बॉलीवुड में सॉन्ग देखो ना, अगर बॉलीवुड तड़का आता है तो पूरी तरह से उस कम्युनिटी के लोगों के लिए बनाता है। साउथ अगर कुछ बनाता है तो अपने लोगों के लिए बनाता है। हॉलीवुड की मेकिंग होती है मार्वल स्टूडियो की, डीसी की, तो उनका एक अपनी सोसाइटी है। तो एवरीवन मतलब हर एक कोरियोग्राफर ये देखता है कि हम जिसको कोरियोग्राफी कर रहे हैं और जिस चीज़ पे कोरियोग्राफी कर रहे हैं वो किसके लिए बनी है, किस ऑडियंस के लिए बनी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी। और उस ऑडियंस को जो पसंद होता है, हम लोग किसी भी एक्टर हो, कुछ भी हो, अजय देवगन हो, रणवीर कपूर हो, उसको वही करना पड़ेगा जो ऑडियंस को पसंद होगा। तो एक कोरियोग्राफर को बस इतना आइडिया होता है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है और उससे वो कराना है। द सिंपल वर्ड ऑफ डेफिनेशन कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी खुद के लिए कभी नहीं होता कि हाँ मुझे ये पसंद है तो ऑडियंस को भी ये पसंद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑलवेज से टेक्निकल वर्क जो भी होता है वो उससे बियॉन्ड ऑफ द ऑडियंस, के ऑडियंस को ये समझ आएगी, ये अच्छा लगेगा, तो उसके लिए वो करते हैं। आजकल जैसे हम लोग बहुत सारे डांस मतलब गाने आते रहते हैं, और जैसे एक टर्म आजकल चला है हुक स्टेप,
तो वो कितना, जैसे आजकल डिजिटल वर्ड है तो ये भी होता है कि उसमें व्यूज जाए, ये सब जाए। हुक स्टेप इज ऑर्डिनरी वर्ड। अगर आप शादी में डांस करते हैं तो आपके लिए हुक स्टेप हो जाता है। तो हुक स्टेप कोरियोग्राफर के लिए ऐसा हो जाता है नहीं कि एवरी वन दैट कॉपी, डिफिकल्ट नहीं, कॉपी ये वो ऐसा हर बनाए कि कोई कॉपी कर ले, एकदम जी, इजी। जी। चाहे वो 55 साल का हो या 60 साल का हो या फिर 20 साल का हो। लॉट्स ऑफ फिल्म के जो हुक स्टेप है वो इसलिए बनते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉपी करें और रिलेटेड कर पाएँ। देखिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर कुछ भी मेक हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस। तो उसके लिए ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोरियोग्राफर हो, डायरेक्टर हो, ये अंडरस्टैंडिंग कि जो मेक कर रहा है वो ऑडियंस से कितना रिलेटिव कर पाएगा, ऑडियंस को कॉपी करेगा। अब आप कुछ ऐसे हीरो का नाम ले लो जो बहुत अच्छे डांसर्स है पर उनका डांस ऊपर ऊपर पार होता है। हाँ। ऑडियंस की कनेक्टिविटी उनसे नहीं होती, क्योंकि वो स्टेप फॉलो नहीं कर नहीं, पाते हैं। इतना उछलेंगे कि आप सिनेमा हॉल में पक जाएंगे, कहेंगे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वही शाहरुख खान हो, सलमान हो, तो उनके हुक स्टेप ईजिली लोग कॉपी करते हैं, उनके सॉन्ग बजते हैं, बिकॉज नो ऑडियंस से कनेक्शन जो है उनका वो बहुत ही build कर लेते हैं। तो कोरियोग्राफी, ये एक जो कोरियोग्राफी का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा है कि ऑडियंस जितना रिलेटेड करेगी आपसे, आप उतनी कोरियोग्राफी उन ऑडियंस के पॉइंट व्यू से आप बनाते हैं। एंड सेट एंड शूटिंग एंड एवरीथिंग। जी जी। तो जैसे कोरियोग्राफी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके कुछ एक आइडल वगैरह भी हैं कोरियोग्राफी में या नहीं? देखिए कोरियोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जो गणेश हेगड़े हैं जो मेरे हमेशा आइडल, मैंने काफ़ी काम भी किया उनके साथ, गणेश सर के साथ। तो मैंने शायद थर्ड फिल्म की शूट हो रही थी, मुझे अभी याद है, यशराज प्रोडक्शन का फिल्म था, गाना था, राजीव सर ने किया था, मेरे डैड की मारुति, मैं सेंटी था, मैं सेंटी हूँ, ये सॉन्ग था। तो मैंने देख रहा था कि जो एक्टर है उसको कुछ नहीं आ रहा, उसको कुछ भी नहीं आता था। वो पूरा दिन स्टूडियो में पड़ा हुआ है गरीब की तरह, आप उसको देखते तो ऐसा नहीं लगता कि हीरो है, एकदम गरीब की तरह, भिखारी की तरह पड़ा हुआ है। और कोरियोग्राफर उसके ऊपर जान डाले, बिल्कुल, कि उनको वो करना है, उनको वो करना है। तो मुझे लगा कि कितना हार्डवर्क करता है एक कोरियोग्राफर बिल्कुल अपने एक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही प्रभाव करा। और दैट टाइम राजीव सर जो कोरियोग्राफर थे, तो उन्होंने जो हार्डवर्क करा वो आउट स्टैंडिंग था। 3 दिन 3 रात तक स्टूडियो में ही रहे और उस लड़के को सिखाया, मतलब जी जान से। प्रोड्यूसर का प्रेशर था कि इसको करना है, यही हीरो है। और हम लोग बार बार बोलते थे सर क्यों पड़े ऐसे हीरो के साथ, लेकिन उसने किया, लड़के ने किया। आप वो गाना देखना, मैं सेंटी था, मैं सेंटी हूँ, मैं सेंटी ही रहूँगा सदा, ये साज प्रोडक्शन का गाना था। और उस गाने में जो हार्डवर्क था, तो मुझे लगा कि ये राजीव सर ने एक आइडियोलॉजी पर्सन है। क्योंकि किसी भी वीक कैरेक्टर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, और आप उसको ऊपर पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपकी एबिलिटी पता चलती है। बिल्कुल, आप ऋतिक रोशन के साथ तो कोई भी गाना कर दे, शाहिद के साथ कोई भी गाना कर दे, आप अच्छे डांसर है, आपके साथ कोई भी गाना। लेकिन एक नन डांसर के साथ आपको डांसिंग फिल्माना हो, और उसके लिए कोरियोग्राफर जो एफर्ट लगाता है, दैट टाइम उसका एफर्ट ना प्रभाव करता है दूसरे कोरियोग्राफर के लिए। तो मैं एज ए वहाँ पे असिस्ट था, तो मैंने राजीव सर का जो ये एफर्ट देखा ना एक नन डांसर के लिए, तो मेरे को बहुत प्रभाव करा कि यार बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं सर। तो वो मेरे लिए हमेशा आइडियोलॉजी रहे, उनके पावर परफॉर्मेंस, उनके क्लॉथिंग स्टाइल एंड ऑल। तो राजीव सर में एक अलग था इंडस्ट्री में कि दे हैव, उन्होंने जितने गाना करे, वांटेड का जलवा करा या जो भी सॉन्ग उन्होंने करा, सारे आइकॉनिक। तो उनको हमेशा वैसे एक्टर मिलते थे जिनको बहुत कम डांस आता था। कभी जॉन इब्राहिम मिल जाता था, कभी कुछ, तो उनको हमेशा रहता था कि चलो जो मिला है उससे बेस्ट कराना है, तो अपना बेस्ट देना है। हाँ, तो कोरियोग्राफी के समझ में राजीव सर जो थे ना, वो वन ऑफ द बेस्ट थे मेरे नज़र में, क्योंकि वो बहुत एफर्ट करते थे। होता है ना आपकी जर्नी, आप स्टार्टिंग जर्नी आपको कोई ऐसे मिल जाए जिसको कुछ मालूम ही ना हो, उसके साथ आपको लगना पड़े, तो आपकी एबिलिटी पता चलती है। और अगर आपकी स्टार्टिंग जर्नी में ही आप फिल्म बना रहे हो रोमांटिक, और आपको शाहरुख खान मिल जाए, तो आपको लगता है आह क्या मतलब स्वागा हो गया, मैं तो स्क्रिप्टिंग करूंगा, शाहरुख एक बार में कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो राजीव सर वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। उनकी शूटिंग कभी भी मिस नहीं करता था कि राजीव सर की शूटिंग में मेरे को जाना है। जी, तो जैसे सब लोग होते हैं कि कैमरा के सामने एक्ट करना, मतलब हीरो जनरली परसेप्शन होता है कि मुझे तो हीरो बनना है,
तो फिर आपको ये कहाँ से आया कि नहीं मैं कोरियोग्राफर बनता हूँ? नहीं, 10 साल तक मैंने स्टेज करा, बहुत Okay. स्टेज, लॉट्स ऑफ स्टेज। दूरदर्शन में भी मैंने बचपन से परफॉर्म करा है। यहाँ पर उषा उत्तप जी आए हैं, कुमार सानू जी आए हैं। जी, और उससे मेरी एज, मतलब मैं बोर्ड या 12th पास किया था। मैंने कई सारे शो दूरदर्शन में करे और एज ए परफॉर्मर। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे बड़ा ब्रेक मिला। लेकिन मुझे उस बड़ा ब्रेक पे लगा कि असल में स्टार कैमरे के पीछे होते हैं जी। तो मेरे को, मतलब ये जो फ्रंट का लाइन था ना, ये मेरे को चुभने लगा। मेरे को लगा कि यार मैं कैमरे के पीछे कब चला जाऊं। अच्छा। तो मेरा 2014 में मैंने डिसीजन कर लिया कि आई सिटिंग बिहाइंड द कैमरा। ओके, कि कैमरे के सामने नहीं अब दिखना नहीं है, आना, अब पीछे अब दिखना है पीछे बस। जो चल रहा है ना उसको समझना है। तो उसके बाद फिर जो अलग सेशन था, बहुत सर ने बोला कि तुमने 3 साल मेहनत किया है, तुम अभी कंटिन्यू करो, अच्छा कर रहे हो, अच्छे परफॉर्मर हो, जी। बहुत अच्छा कर रहे हो। बट मेरा पूरा इंटेंसिटी चला गया मॉनिटर के पीछे जी। कि उस कैमरे में क्या चल रहा है। कि मुझे ऐसा लगा कि भैया सारा मेकिंग वहीं से है और वहीं के लोग कंट्रोल करते हैं। तो मुझे ये सीखना है, ये जो कैमरा है ना, इसे सीखना है। तो जैसे इस फील्ड के, मतलब जैसे आप इस फील्ड में, तो इसमें चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? देखिए, चैलेंजेस कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आप हर 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 चीज़ों को आप झेल सकते हैं ना, और अंत तक झेल सकते हैं, जी। तो आप सक्सेस हैं। अगर आप, मतलब आप अगर झेल नहीं सकते कुछ भी, जी जी। तो तो आप फिर? आपको चैलेंजिंग सिर्फ आपको झेलना होता है। टिक जो भी नहीं कंडीशंस सकते। आ रहे हैं उसको बस झेलना है। जी। अगर आपसे खराब काम हो रहा है तो एक्सपेक्ट करिए उसको अच्छा करने के लिए। कोई आपको बुरा बोल रहा है उसकी बातें सुनिए, कोई आपको अच्छा बोल रहा है उसकी बातें भी सुनिए। सिर्फ और सिर्फ आप झेलना सीखिए। जितना आप झेलेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग गट्स होगी और बिल्कुल। उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपकी बनेगी। मतलब आप जितना जूझेंगे आप उतने ही निखरते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, जितना आप मतलब अपने आप को लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता है, ड्रीम होता है बड़ा बड़ा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे बिल्कुल। एक्टर बनना है, मुझे जी। हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, लेकिन अंदर से प्रिपेयर नहीं है। जब वो बॉम्बे जाते हैं तो उनको जी। लगता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब जहाँ भी थोड़ा भी ऐसा खराब समय आ गया, वापस पटना आ गए, वापस जी, लोग जी, लग जी। गए, अपने करियर को हाँ, छोड़ हाँ। दिया। तो जी। आप देखो जितने सक्सेसफुल लोग हैं आज के डेट में, चाहे पंकज सर हो गए, नवाज हो गया, कितनी हार्डवर्क करी है इन्होंने। बिल्कुल। 9 महीना 10 महीना एक रूम में रहे हैं। जी। जितने भी आइडियोलॉजी जी, जी, पर्सन है, बिल्कुल, बिल्कुल। मनोज बाजपेयी जी। सर से भी कभी आपकी बात होगी तो वो भी यही बात बोलेंगे, कई साल। तो ये इंडस्ट्री भी बिल्कुल वैसा है, आपको जूझना पड़ता है और आप जितना जूझेंगे उतना बिल्कुल। ज़्यादा आप वही स्ट्रॉन्ग। बात है कि सोना बनना है तो आपको आग से तप के निकलना तो पड़ेगा। ये मेंटली जी। प्रिपेयर नहीं होना चाहिए कि मुझे एक्टर बनना। आप कितना सफरिंग कर सकते जी हैं, जी जी आपने कितना सफरिंग किया है, ये इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। आपको शायद शाहरुख खान की भी हिस्ट्री मालूम जी, होगी, दे हैवंट, जी 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 कि बिल्कुल। कितना उसने सफ़र किया है। DD1 से ही शुरू किया था सर्कस। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट जी। सर्कस, फौजी से। फौजी एंड जी। सर्कस, एंड उसके बाद उसकी जर्नी देखिए आज, लॉट्स ऑफ फिल्म, लॉट्स ऑफ अवार्ड। तो यही आप कहना चाहते हैं कि हार्डवर्क के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आज आपने दोनों प्रतिभाओं से आप मिले, आप उनसे जुड़े, तो आपको देख के समझ में आया, उनकी बातें सुन के समझ में आया कि हार्डवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना हार्डवर्क के अगर हम कुछ हासिल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते और जूझना पड़ता है। जैसा कि अमित जी ने कहा, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी ज़रूर मेहनत करते रहें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए director.ddkpatna@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप भी यहाँ आने का मौका पा सकते हैं, हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD बिहार।